हेलो वेलकम मेंबर्स। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल सेक्शन 44 ADA के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्यों है? क्योंकि ये कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग डॉक्टर्स को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। देखिए, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। अब हम जो भी इनकम को अर्न करते हैं, हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि वो इनकम किस हेड में फॉल करेगी। जैसे कि हमारी जो वेल्थकॉन फैमिली है, इसमें काफी सारे डॉक्टर्स हैं। इनमें से काफी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो किसी हॉस्पिटल में या कॉलेज में जॉब करते हैं और वहां से सैलरी की इनकम को अर्न करते हैं। तो इस तरह की जो इनकम होती है वो इस हेड में टैक्सेबल हो जाती है। इसके अलावा काफी सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल रन करते हैं, जो विजिटिंग कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेशन फीस से इनकम को अर्न करते हैं या फिर किसी प्रोसीजर फीस से इनकम को अर्न करते हैं। तो इस तरह की जो इनकम होती है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल इनकम होती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक्स, जो क्या करते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, जहां से इनको 36 लाख रुपीस पर एनम की सैलरी इनकम मिलती है। अब जब ये अपना ITR फाइल करने बैठते हैं तो इस सैलरी इनकम में से इनको 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। अब जो इनकी नेट सैलरी इनकम होती है, दैट इज 35,25,000, ये इनकम इनकी फुली टैक्सेबल हो जाती है। इस पर इनको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक है डॉक्टर वाई। ये क्या करते हैं, ये अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं और वहां से इनको जो कंसल्टेशन फीस से इनकम होती है वो इनकम होती है इनको 40 लाख रुपीस पर एनम की। इसको हम यहां समझते हैं। देखिए, इनको 40 लाख रुपीस की पर एनम की कंसल्टेशन इनकम इनको मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस रिसीट, राइट। अब ये जो इनकम होती है, ये जो ग्रॉस रिसीट है, क्या इनकी फुली टैक्सेबल होती है? देन आंसर इज नो। इस इनकम को अर्न करने में इन्होंने जो एक्सपेंडिचर किए होंगे उनकी इनको डिडक्शन मिल जाती है। जैसे कि इन्होंने स्टाफ की सैलरी दी होगी, ठीक है, वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो इस इनकम से माइनस हो जाएगा। अगर इनका क्लिनिक रेंटेड है तो जो रेंट का एक्सपेंडिचर होगा वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। क्लिनिक के जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर होगा वो माइनस हो जाएगा। जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, वो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये किसी सेमिनार को अटेंड करने जाते हैं तो टूर एंड ट्रेवल का एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा, पेट्रोल एंड डीजल का एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा। इन्होंने ड्राइवर हायर कर रखा है तो उसकी सैलरी जो है वो माइनस हो जाएगी। इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है जो कि इनकम को अर्न करने के लिए किए गए हैं, वो माइनस करने के बाद इनका जो नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, लेट सपोज इनका नेट प्रॉफिट आता है 25 लाख रुपीस। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये इनकी प्रोफेशनल इनकम को माना जाता है, ये इनकी इनकम होती है और इस पर इनको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ह्यूज डिफरेंस होता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो उस वाले केस में आपको ओनली 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, बाकी का पूरा का सैलरी अमाउंट आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल इनकम को अर्न करते हैं तो उस वाले केस में जो जो एक्सपेंडिचर आपने किए हैं इस इनकम को अर्न करने में, उन सबकी डिडक्शन आपको मिल जाती है और नेट अमाउंट जो होता है वो ही आपके हैंड्स में टैक्सेबल होता है। क्लियर? अब इस इनकम को कंप्यूट करने के लिए एक डॉक्टर को जो भी अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं इनको पूरी डिटेल रखनी होती है। सारे एक्सपेंडिचर के प्रॉपर बिल्स रखने होते हैं, वाउचर्स रखने होते हैं, जर्नल एंट्री क्रिएट करनी होती है, लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, अलग अलग तरह के रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, जैसे स्टाफ सैलरी रजिस्टर, फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर, डेली केस रजिस्टर, अगर TDS डिडक्ट करने के लायबल है तो TDS का रजिस्टर, और ऐसे ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स। तो इन सब में टाइम भी कंज्यूम होता है और जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स को बेनिफिट देने के लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सेक्शन है, सेक्शन 44 ADA, जिसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो ये सेक्शन क्या करता है, ये सेक्शन बेनिफिट प्रोवाइड करता है। किसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है? जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होते हैं उनको, मतलब जो प्रोफेशनल इनकम को अर्न करते हैं। तो वो डॉक्टर जो सैलरी से अपनी इनकम को अर्न करते हैं उनके लिए ये सेक्शन इररेलेवेंट है।
राइट। तो जो प्रोफेशनल इनकम को अर्न करते हैं, इस तरह के जिनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत होती है, डॉक्टर्स को बेनिफिट देने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट, एनुअल ग्रॉस रिसीट अप टू ₹50 लाख है, या फिर अगर आप जो पेमेंट है 95% या उससे ज्यादा पेमेंट डायरेक्ट अपने अकाउंट में रिसीव करते हो थ्रू ऑनलाइन मोड या फिर थ्रू बैंकिंग चैनल, जैसे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर चेक के थ्रू, तो इस तरह से अगर आप पेमेंट 95% या उससे ज्यादा डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेते हो, तो अगर आपकी 75 लाख रुपीस तक की ग्रॉस रिसीट होती है तो भी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये सेक्शन कहता है कि आप अपनी ग्रॉस रिसीट बता दो, क्या है 50 लाख रुपीस, या फिर अगर 95% या उससे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हो, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हो तो 75 लाख तक, तो आप अपनी एक्चुअल ग्रॉस रिसीट को बता दो कितनी है। मिनिमम 50% जो है वो क्या मान लिया जाएगा? वो मान लिया जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, मतलब इनकम। ओके, लेकिन अगर आप हायर इनकम को अर्न करते हो, अगर आपकी एक्चुअल इनकम जो है वो इससे हायर है, 50% से ज्यादा है, तो आप अपनी हायर इनकम को शो कर दो और सिंपली उस पर टैक्स को पे कर दो। यानी यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, इनके रिकॉर्ड्स रखने की आपको जरूरत नहीं है, इन एक्सपेंडिचर की डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या बताना है? अपनी ग्रॉस रिसीट बतानी है। अब देखिए, ग्रॉस रिसीट तो जो है हर कोई अपनी ग्रॉस रिसीट की डिटेल्स तो रखता ही है, तो आप अपनी ग्रॉस रिसीट की डिटेल्स रख लो और मिनिमम 50% तो हम आपका प्रॉफिट मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट हायर है तो आप अपना हायर प्रॉफिट बता दो और उस पर टैक्स को पे कर दो। तो आपको ये जो सारे जर्नल एंट्री हैं, लेजर्स हैं, जो इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या कर, इनके बिल्स आप संभाल कर रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, राइट। तो आपको बस क्या करनी है, सबके बिल्स रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बाकी आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है। इनकम की डिटेल आपको प्रॉपर रखनी है। क्लियर? तो ये सेक्शन बोलता है सेक्शन 44 एडीए में। तो इस सेक्शन में दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो इस स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर अंदर होनी चाहिए, एंड कंडीशन नंबर 2, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो आपको शो करना है। अगर हायर प्रॉफिट है तो आपको वो शो करना है। बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि जो रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स हैं, वो रखने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? अब इस चीज को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे 4 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी, डॉक्टर सी एंड डॉक्टर डी। इनकी जो ग्रॉस रिसीट है एनुअल, वो क्या होती है? डॉक्टर ए की 40 लाख रुपीस की ग्रॉस रिसीट होती है। अब क्या ये सेक्शन 44 एडीए का बेनिफिट ले सकते हैं? तो देखिए, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपीस तक की होती है, तब तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि आप कैश मोड में ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा रिसीव करते हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 50 लाख के अंदर अंदर अगर आपकी ग्रॉस रिसीट है तो आप सेक्शन 44 एडीए का बेनिफिट ले सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम आपको कितना प्रॉफिट दिखाना होगा? 50%, मतलब मिनिमम 20 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर डॉक्टर ए को शो करना ही होगा। लेकिन अगर इनका प्रॉफिट, डॉक्टर ए कहते हैं मेरा प्रॉफिट 30 लाख रुपीस है, इतना मैंने अर्न किया है इस ईयर, तो ठीक है, 30 लाख रुपीस पे आप अपने टैक्स को कैलकुलेट कर लो। सिंपल, ये इनकम आपकी मान ली जाएगी, प्रिज्यूम कर ली जाएगी, राइट। इसका नाम ही क्या है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। इनकम को क्या किया जाता है? प्रिज्यूम किया जाता है, राइट। नेक्स्ट डॉक्टर बी है, जिनकी इनकम 60 लाख रुपीस है। अब देखिए, जब आपकी इनकम 50 लाख से हायर हो जाती है बट अप टू ₹75 लाख रहती है, तो उस वाले केस में आप इस सेक्शन का बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब आप 95% या उससे ज्यादा अमाउंट डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं। अब यहाँ पर 50 लाख अबव है, तो 60 लाख का 95% कितना हो जाता है? 57 लाख। तो मिनिमम 57 लाख अगर आपने अपने अकाउंट में रिसीव किया है, तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। तो डॉक्टर बी ने 58 लाख रुपीस अपने अकाउंट में रिसीव किए हैं, तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर इनको मिनिमम कितना प्रॉफिट शो करना होगा?
30 लाख रुपीज का, बट डॉक्टर भी कहते हैं मैंने 40 लाख रुपीज की इनकम इस साल अर्न की है, तो ठीक है 40 लाख रुपीज पर वो अपने टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है डॉक्टर सी। डॉक्टर सी ने 30 लाख रुपीज की ग्रॉस रिसीट की है, ठीक है। तो क्या ये प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं, अप टू ₹50 लाख है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम इनको कितना प्रॉफिट शो करना होगा अपना? 15 लाख रुपीज का। बट डॉक्टर सी कहते हैं कि मेरा तो 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, मैंने 50% प्रॉफिट अर्न नहीं किया, मेरे काफी सारे एक्सपेंडिचर्स थे, तो इसलिए मेरा प्रॉफिट कम है, 10 लाख रुपीज का है। अब क्या इस केस में वो प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं? तो देखिए इसकी कंडीशन क्या थी, दो थी। एक तो ग्रॉस रिसीट आपकी स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर होना चाहिए, सेकंड मिनिमम इतना प्रॉफिट तो आपको शो करना ही है, 50% प्रॉफिट तो शो करना ही है। तो इस कंडीशन को ये आउट कर देते हैं। इस कंडीशन से जब ये ऑप्ट आउट हो जाते हैं तो इस केस में वो इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते, 44 ADA को ऑप्ट नहीं कर सकते। अब जब वो 44 ADA ऑप्ट नहीं करेंगे तो क्या करना होगा इनको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। क्लियर? ये केस हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट समझते हैं, एक डॉक्टर है डॉक्टर डी। डॉक्टर डी की जो ग्रॉस रिसीट है वो 80 लाख है। तो जब आपकी ग्रॉस रिसीट 75 लाख अबव हो जाती है तब आप इस स्कीम को ऑप्ट ही नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जो है स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर ग्रॉस रिसीट होनी चाहिए, उस कंडीशन से आउट कर गए, तो उस वाले केस में 44 ADA ऑप्ट नहीं कर सकते। 44 ADA ऑप्ट नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने होंगे और अपना ऑडिट भी करवाना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। क्लियर? तो ये है एक सिंपल सा सेक्शन, सेक्शन 44 ADA। किसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है? बेनिफिट प्रोवाइड करता है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को, उन डॉक्टर्स को जो कि प्रोफेशनल इनकम को अर्न करती हैं। क्या कंडीशन होती है? दो कंडीशन होती हैं। एक तो आपकी इनकम अप टू रुपीज, जो आपकी ग्रॉस रिसीट है, ग्रॉस रिसीट है अप टू ₹50 लाख होनी चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 95% या उससे ज्यादा का पेमेंट डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेते हो तो 75 लाख रुपीज तक की इनकम पर भी आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? मिनिमम 50% तो प्रॉफिट आपको शो करना ही होगा, और अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट हायर है तो आप उस प्रॉफिट को शो कर दो और उस पर अपने टैक्स को कैलकुलेट कर दो। बेनिफिट क्या है? डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना रखें, सिर्फ बेसिक जो आपके अकाउंट्स हैं आप उसको रख लें और अपने एक्सपेंडिचर के जो बिल्स हैं, बिल्स को आप संभाल कर रख लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऑलराइट, ये आपका सेक्शन है। इस सेक्शन से अगर आप आउट कर जाते हो, अगर आपकी इनकम इस लिमिट के एक्सीड कर जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने होंगे, साथ में ऑडिट कराना होगा, या फिर प्रॉफिट अगर आप 50% से कम शो करना चाहते हो तो उस वाले केस में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने होंगे और अपना ऑडिट कराना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। वेल्थ फोन इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहेगा। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।